हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कैंडिडेट्स अड्डा में। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये शिफ्ट 1 का पेपर है जो कि 28 अक्टूबर 2023 को हुआ था। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट, फिर 29 तारीख का पेपर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, इसके बाद अपलोड किया जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इंग्लिश का है कि चूज द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो इसमें एंटोनिम बताना था, मतलब विलोम शब्द। तो ही इज़ वेरी फास्टिडियस, फास्टिडियस का इनडिस्क्रीट हो जाएगा, जो कि सी हमारा आंसर है। और अगला है, इसमें करेंट फॉर्म ऑफ वर्ड जो है वर्ब जोड़ना था। तो आई एम द पर्सन, सिंगल वो है, सिंगल पर्सन है। हु इज, यहाँ इज हो जाएगा, ऑप्शन ए। तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट बताना था। तो बेनिफिशियरी सही है, जर्नी भी सही है, एनिवर्सरी में डबल एन होता है, तब जाके एनिवर्सरी होता है। चलिए अगला देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग। 4 और 5 का आंसर जो है ये पैराग्राफ पढ़ के देना है। तो इसको पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। पूछा हुआ है चौथा में कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन आर रिच इन। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन जो है रिच है किसमें। दूसरा पूछा है वर्ल्ड लार्जेस्ट पिक आर लोकेटेड इन। तो इसको हम देखेंगे। इसको देखने के लिए सबसे पहले आप जो है पैराग्राफ में आएंगे और यहाँ आप देखेंगे, इंडिया इज मार्क्ड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, plains, coast and islands standing as a sentinel in the northern earth. The lofty snow-capped Himalayas, Himalaya plus Alay means the above above of snow. The Himalayan mountains are divided into 3 main parallel ranges. The northmost is the Great Himalaya or Himadri. The world's largest peak are located in this range. यहाँ आपको पता चला the world highest peak are located in which range। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किस रेंज में लोकेटेड है। और आपका क्वेश्चन यहाँ 5वें नंबर का पूछा है कि हाईएस्ट पीक कहाँ है। तो यहाँ हमको मिल गया ग्रेट हिमालय जो है, या उसको हिमाद्री कह दें, ये जो है हाईएस्ट पीक है। तो 5वें का आंसर हमारा मिल जाएगा हमको डी, हिमाद्री रेंज। और चौथे का आंसर के लिए और आगे पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ तक हो गया था इन दिस रेंज तक हो गया था। उसके बाद मिडिल हिमालय और हिमालयस लाइज to the south of Himadri. Many popular hills stations are situated here. The Shivalik is the southmost range. The northern Indian plain lie to the south of the Himalayas. They are generally level and flat. They are formed by the alluvial soil, alluvial deposit. तो यहाँ हमको पता चल गया कि जो नॉर्थन प्लेन है, यहाँ पे कि जो है नॉर्दर्न प्लेन जो है जो कि एलुवियल डिपॉजिट है। तो यहाँ हमारा चौथे का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परिच्छेद या पैराग्राफ को ऐसे पढ़ा जाता है। अब यहाँ से हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन आ गया, मैथ का है, जो कि सिंबॉलिक है। और सिंबॉलिक से हमको पता करना था कि पी क्यू का मामा है कि नहीं है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, 7 है, ये भी सिंबॉलिक है। आपको जो नीचे वाला नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इस नंबर में इसको फीड करके देखना था कि आंसर हमारा कितना आता है, जो कि बोर्ड मास का रूल लगेगा। तो आंसर इससे जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। और 8 नंबर का हमको देखना था कि संख्याओं के किस क्रम में कौन सी संख्या गलत संख्या है। तो ये क्रम जब हम देखेंगे तो 6 का अंतर आएगा। और क्रम में देखेंगे तो ये 634 जो है इस क्रम में नहीं आना चाहिए, जो कि ये गलत है। और 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 17 जून 1998 कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन था। तो ये बुधवार था। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में गोल्फर शुभंकर शर्मा और इन्होंने जो है अर्जुन पुरस्कार कब प्राप्त किया था, ऐसा पूछा हुआ है। तो इन्होंने 2018 में ये प्राप्त किया था। इस शिफ्ट में जनरल नॉलेज का जो सवाल है बहुत ही टफ आया था। इन्होंने ये पूछ लिया होता कि भारत के गोल्फर कौन है,
तो ये जान देना आसान था, लेकिन ये पूछ लिया कि उनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला था, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा है असर्शन रीजन का। कथन दिया है सभी डंडे बंदूक है, कुछ नावें डंडे नहीं है। तो इसको आप जब लगाएंगे तो आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 न तो 2, अनुसरण करता है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा संचालित जो निम्नलिखित में से कौन सा निगम है जो है ATFSG एशियन ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी करंट अफेयर बहुत हटके था। अगला देखिए गुरुग्राम में जो स्टार्टअप 20 समापन हुआ और उसकी मसाल किसको दी गई? तो स्टार्टअप 20 G20 मसाल किसको दी गई? ये थोड़ा आसान था, इसका आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। जिसने G20 देखा होगा पूरा उसको पता होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है भारत के CGI जो है DY चंद्रचूड़ ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जो अधिवक्तावादियों और नागरिकों का भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुस्वागतम, ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर में जनरली लोगों ने पढ़ाया है, वहीं से आया है ये। अगला देखिए 15 नंबर। हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 3.5 टन की वाहनों के लिए सुरक्षा बताया और उसने बताया कि भारत NCAP लॉन्च किया है। तो NCAP का फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो जनरली हम लोग इस पर गेस मारते थे कि जिसको पता होगा उसने आंसर लगाया होगा। पोर्टल पर लोग गेस मारे होंगे, जो कि आंसर गलत है। इसका आंसर हो जाएगा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन डी इसका सही है। आगे देखिए अगले दशक में निम्नलिखित में किस क्षेत्र के व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर टीका उपचार किस देश में शुरू किया गया? तो इसका आंसर है इंग्लैंड में शुरू किया गया। 18 नंबर क्वेश्चन है मेनस वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये मेनस जो है सिक्किम, मेनम मतलब सिक्किम में है। अगला है मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की और आयु सीमा क्या है? तो इसकी आयु सीमा जो है 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम ना हो, यानी कि 21-60 का रेशियो रखा गया है, 21-60 का जो उम्र रखा गया है। और 19 का ऑप्शन हो जाएगा पी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए पूर्वोत्तर रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए है? तो जब रेलवे की बात होती है तो रेलवे ज़्यादातर फोकस करता है हाथियों पे, ज़्यादातर मृत्यु हाथियों की होती है, इसलिए प्रोजेक्ट बी था, उसके बाद ये था, ये सब जो है रेलवे का प्रोजेक्ट है। 21 नंबर इसमें गेस करते तो शायद आपका हो सकता था। 21 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। जिसका नाम है त्रिशूल, भारत के वायुसेना द्वारा चालू किया गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो थोड़ा सा आप लोग गेस किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें 2 जो ऐसी जगह हैं जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ऐसी जगह होगा जहाँ पे हिंदी भाषा और भी भाषाओं का विकास करना होगा। तो जनरली इसका आंसर मैसूर कर्नाटक लोग गेस में दिए होंगे तो उनका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रमप्पा मंदिर जिसे 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उनका निर्माण किस राजवंश के शासक कराया था? तो ये बहुत पुराना न्यूज़ है, इसका आंसर हो जाएगा काकतीय। अगला देखिए 24 निम्नलिखित संघ के प्रधानमंत्री और मंत्रियों के तहत नियुक्ति भारत के संविधान में किसके तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये अनुच्छेद 75 है, जिसमें ये भी लिखा हुआ है 75 सब क्लॉज 3 में ये भी लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री अन्य मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। आर्टिकल 75 का ही क्लॉज 3 है, उसमें लिखा हुआ है। 75 जो ये सारी बातें करता है। अगला है कुत्थू भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित कुत्थुबलम मंदिर में प्रायोजित धार्मिक कला है? तो ये केरल की है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पेरुंगदाई कोंगुवेलु द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह किस साहित्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल साहित्य, ऑप्शन डी।
27 नंबर, भारत सरकार द्वारा 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? जिसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब जनरल नॉलेज ऐसे हैं कि कम से कम 2-3 साल के पढ़ने के प्रयास से ये हो पाते। अगला है 28 नंबर, OPCW का राष्ट्रीय सदस्य कौन कौन से हैं? तो रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन जो है उसके सदस्य राष्ट्र कितने हैं? तो जो UN के सदस्य राष्ट्र वही हैं 193। अगला, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो मालदीव की आधिकारिक भाषा विदेही है, दिवेही है, दिवेही। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो पुला जो है ये बोत्सवाना की मुद्रा है। और 31 नंबर क्वेश्चन से हम इसको हिंदी का परिच्छेद पढ़ेंगे जो कि गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूरे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 31 से 35 तक सबसे पहले हम जो है इसके प्रश्नों को देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? ये सब जो योजनाएं हैं इनके वंचित वर्ग के शोषण का कौन उत्तरदायी है, ऐसा पूछा हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक शब्द की किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? तो ये जो है हिंदी में शैक्षिक और सांस्कृतिक ये दोनों शब्द जो है विशेषण है, और इसमें इक लगा है, इसमें भी इक लगा है, क्योंकि दोनों में छोटी की मात्रा है तो छोटा ई आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में। और 33 नंबर देखिए, हमारे देश में समाज उपयोगी रोग योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? यहाँ पूछा हुआ है कि वंचितों के लिए उत्तरदायी कौन है, यहाँ वंचित वर्ग कौन सा है। अगला पूछा है शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं, और अगला है समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है। तो यहाँ जब हम पढ़ेंगे पूरी कहानी को तो हमें पता चलेगा कि इसमें आंसर क्या होगा। तो चलिए हमारे साथ इसको पढ़ते हैं। समाज की विषमता शोषण की जननी है। समाज में जितना विषमता होगा समानता शोषण भी उतना ही अधिक होगा। चूँकि हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक असमानताएं अधिक हैं, जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषित तथा दूसरे स्थान पर शोषित होता है। इस बात का जब बात उपभोक्ता संरक्षण की हो तब पहला प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं या उपभोक्ता की परिभाषा क्या है। समानतः उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उपभोक्ता कहा जाता है जो सीधे तौर पर किसी भी वस्तु अथवा सेवाओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में शोषण होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। तो ऊपर वाले पैराग्राफ से हमको कुछ नहीं मिला है, अभी आगे देखते हैं। हमारे देश में ऐसे अशिक्षित, सामाजिक और आर्थिक रूप से दुर्बल अशक्त लोगों की भीड़ है जो शहर में मलिन बस्तियों, फुटपाथ पर, सड़क किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, गंदे नालों के किनारे झोपड़ी लगाकर किसी भी अन्य तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हुए दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों की समाज उपयोगी उद्यमुखी योजनाओं से वंचित हैं। तो यहाँ हमको आने के बाद हमारा आंसर मिलना शुरू हो गया है कि समाज उपयोगी उद्यमुखी योजनाओं से वंचित हैं। तो वंचित कौन है? तो यहाँ उत्तरदायी कौन है? तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है उत्तरदायी कौन है, वंचित है उसके जिन्हें यहाँ पढ़ते हैं, फिर आगे थोड़ा आगे एक पैराग्राफ और ख़त्म करते हैं पहले, उसके बाद जीवन यापन कर रहे हैं दुनिया में सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों की समाज उपयोगी उद्यमुखी योजनाओं से वंचित है, जिन्हें आधुनिक सफेदपोशों, व्यापारियों, नौकरशाहों और तथाकथित बुद्धिजीवियों वर्ग ने मिलकर बांट लिया है। सही मायने में शोषण इन्हीं की देन है। सरकार कितनी भी योजनाएं बनाकर लागू करे, कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो यहाँ जब इतना एक पैराग्राफ 20 वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाता है कि वंचित के शोषण के लिए उत्तरदायी कौन है। तो यहाँ पे लिखा है सफ़ेद पोश कौन होते हैं? राजनेता होते हैं। तो ये ऑप्शन बी सही हो गया, और 32 का आंसर दे दिया था ऑप्शन ए। और 33 का ऑप्शन देखेंगे कि वंचित कौन सा है। तो वंचित यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि फुटपाथ, सड़क, रेलवे किनारे, गंदे नालों, झोपड़ी लगाकर ये लोग जो है वंचित हैं। तो यहाँ मलिन बस्तियाँ, फुटपाथ, सड़क, रेलवे किनारे, झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल, सख्त लोगों का वर्ग। जिसके हिसाब से आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन होते हैं? तो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा। अगला पढ़ते हैं, समाज के मध्यम वर्ग की समस्या कौन है, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन करते हैं। दोनों यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पढ़िए, उपभोक्ता शोषण का तात्पर्य केवल उत्पादकता व्यापारियों द्वारा किए गए शोषण से नहीं लिया जाता है, जबकि इसके क्षेत्र में वस्तुएं सेवाएं दोनों ही शामिल। इसके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, ऊंचे ओहदे पर बैठे सरकारी कर्मचारी, वकील आदि सभी आते हैं। इन सब ने शोषण के क्षेत्र में जो कीर्तिमान बना है वह वास्तव में गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के में दर्ज करने लायक है। कानून के हाथ जितने विलंबे हो उन सब तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि संरक्षक जब भक्षक बन जाए तो कौन बचाए। भ्रष्टाचार सभी की जड़ों में पहुंचा हुआ है। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, क्या कभी
इन लोगों के अच्छे दिन आएंगे, किन लोगों के, जो वंचित हैं। दूसरी ओर किसी तरह से अपनी इज्जत आबरू बचाता मध्यम, यहाँ पे मध्यम वर्ग की बात हुई है, जो न तो किसी वोट बैंक की पार्टी के वोट बैंक का है, न ज़्यादा पढ़ा लिखा है, न संपन्न है, न सरकार की परेशानियों न सरकार उनकी परेशानियों को समझती है, न कोई अन्य राजनीतिक पार्टी। जिनको सरकारी पेंशन नहीं मिलता है, ऐसे बड़े बूढ़े लाचार व्यक्तियों की स्थिति और भी खराब है। न तो उनकी संस्कारविहीन संतान का ध्यान रखने का तैयार रहती है, न ही सरकार उनके लिए कुछ सोच पा रही है। क्या इस विषमताओं को हटाने की दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है? बाकी आप पढ़ लेंगे। इसमें दोनों के शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि शोषण का शिकार वो लोग होते हैं जो वस्तु व सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह, यही जो है शोषण का शिकार होते हैं। दूसरा लिखा है समाज के मध्यम वर्ग की समस्या क्या है, तो समाज के मध्यम वर्ग की समस्या क्या है? जीवन यापन में आर्थिक परेशानी के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा का खतरा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सामाजिक प्रतिष्ठा का खतरा है। तो दूसरी ओर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता मध्यम वर्ग। तो यहाँ से हमको इसका आंसर मिल जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे पढ़ते हैं 36 से 40 तक का। 36 से 40 तक में हम जो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, दान पुण्य या जीवन मुक्ति में कौन से समास हैं? तो दान है कि पुण्य है? दान भी जो है उत्तम उसमें प्रथम में आता है, अब पुण्य भी प्रथम में आता है, मतलब कि प्रथम पद कह लीजिए या सर्वोत्तम पद कह लीजिए। तो दान और पुण्य दोनों आ जाते हैं तो द्वंद्व हो जाएगा। जीवन मुक्ति, जीवन से मुक्ति, तो से जहाँ लग जाएगा ये तत्पुरुष में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा अब 36 का ऑप्शन डी। अगला पूछा है 37 नंबर, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? तो ये आप हम पढ़ेंगे। और 38 नंबर क्वेश्चन, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है, आप इसके विचार में क्या सोचते हैं? तो अपने मन से ये विचार बनाना है पैराग्राफ पढ़ के। 39 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? तो ये भी पैराग्राफ में आपको देख के मिलेगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, भीख न देकर किसी दूसरे की मदद करने का कौन सा विकल्प सही नहीं है? यानी 3 विकल्प सही होंगे, एक सही नहीं होगा। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं, साथ साथ आप भी लोग पढ़िए। लिखा हुआ है, भारत प्राचीन संस्कृति का देश है। यहाँ दान पुण्य को जीवन मुक्ति का अभिन्न अंग माना गया है। जब दान देने को धार्मिक हित मान लिया गया तो निश्चित तौर पर दान देने वाले भी होंगे। हमारे समाज में भिक्षावृत्ति की जिम्मेदारी समाज के धर्मात्मा, दयालु और सज्जन लोगों की है। भारतीय समाज में दान लेना और दान देना दोनों धर्म के अंग माने गए हैं। पहले दान देने से पूर्व दान देने वाले की पात्रता देखी जाती थी और दान योग्य पात्र को ही दान दिया जाता था। धर्मशास्त्रों ने दान की महिमा का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, जिसके कारण भिक्षावृत्ति को भी धार्मिक मान्यता मिल गई। धीरे धीरे दानदाताओं ने पात्रता पर ध्यान देना बंद कर दिया। दयावश, निरीह, अपाहिज और गरीबों को दान दिया जाने लगा। सने सने मतलब धीरे धीरे समाज के मूल्यों में बदलाव आया और अधिकतर लोग गरीबों, ब्राह्मणों और भिखारियों को दान का पात्र समझने लगे। समाज में जब इस प्रकार के परिवर्तन हुए तो धीरे धीरे लोगों ने भिक्षा को अपनी जीविका भी बना ली। गरीबी के कारण बेसहारा लोग भीख मांगने लगे। काम न मिलने से भी भिक्षावृत्ति को बल मिला और पूजा स्थल, तीर्थ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गली मोहल्ले आदि स्थानों पर हर जगह भिखारी दिखाई देने शुरू हो गए। इस कार्य में हर आयु के व्यक्ति शामिल होने लग गए। 2 साल के दो मुँहे बच्चे से लेकर 80-90 वर्ष के बूढ़े तक को भी भीख मांगते देखा जा सकता है। आज तो भीख मांगने का भी एक कलापूर्ण व्यवसाय बनता जा रहा है। कुछ खानदानी भिखारी होते हैं क्योंकि पुश्तों से उनके पूर्वज धर्मस्थलों पर अपना अड्डा जमाए हुए हैं। कुछ अपराधी बच्चों को उठा ले जाते हैं तथा उनसे भीख मंगवाते हैं। वे इतने निर्दयी होते हैं कि भीख मांगने के लिए बच्चों का अंग भंग भी कर देते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं जो देश में छोटी छोटी विपत्ति आ जाने पर भीख का कटोरा लेकर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। इसके अलावा अनेक श्रेणी के और भी भिखारी होते हैं। कुछ भिखारी परिस्थिति से बनते हैं तो कुछ बना दिए जाते हैं। कुछ शौकिया भी इस व्यवसाय में आ गए हैं। जन्मजात भिखारी अपने स्थान पर निश्चित करते हैं। कुछ भिखारी अपनी आमदनी वाली जगह दूसरे को किराए पर भी देते हैं। बेरोजगारी या गरीबी के कारण कुछ वयोवृद्ध मजबूरीवश भिखारी बनते हैं। गरीबी के कारण बेसहारा लोग भीख मांगने लगते हैं। काम न मिलना भी भिक्षावृत्ति को जन्म देता है। कुछ अपराधी बाकायदा इस काम की ट्रेनिंग भी लेते हैं। भीख रोकर गाकर, आंखें दिखाकर या हंसकर भी मांगी जाती है। भीख मांगने के लिए इसका इतना आवश्यक है कि दाता के मन में करुणा जगे। अपंगता, कुरूपता, अशक्तता,
वृद्धावस्था आदि देखकर दाता करुणामय होकर भीख देने के लिए बाध्य हो जाता है। क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या नहीं है? गरीबों और दुर्बलों को छोड़कर कई पढ़े लिखे हट्टे कट्टे भी इस वृत्ति को अपना रहे हैं। क्या सरकार को इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है? क्या हम लोग इस भिखारी को करुणावश भीख दे रहे हैं? थोड़ा थोड़ा सोचिए, क्या हम भी इस वृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं? बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। अगर दान ही करना है तो गरीबों को पुस्तकें पाठ्य सामग्री दें, गरीबों बीमारों को दवाएं तथा अस्पताल की सुविधा दिलाएं। इन लोगों को भीख के स्थान पर रोजगार की व्यवस्था करें, नकद देना बंद करें। भीख मांगने वालों को खाना खिलाएं तथा कभी उन्हें पैसे न दें। अगर जनता सरकार दोनों मिलकर काम करे तो भीख मांगने वालों को पुलिस के हवाले करना शुरू कर दें, तो इस पर काबू पाया जा सकता है। ये रहा पूरा पैराग्राफ। और चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका था। दूसरा क्वेश्चन, खानदानी भिखारी कौन होते हैं? तो यहाँ पे लिखा था कुछ भिखारी खानदानी होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ खानदानी भिखारी होते हैं जो पुश्तों से अपने पूर्व स्थलों पर अपना अड्डा जमाए हुए हैं। तो इसको देखते हुए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है, ये होते हैं खानदानी भिखारी। अगला है, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो विचार पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव विचार के लिए हम ऑप्शन ए देखते हैं। भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझ कर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। यहाँ बार बार कहा गया है कि व्यवसाय लोग बना रहे हैं पैराग्राफ में। अगला देखिए, भिक्षावृत्ति समस्या नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया कि समस्या नहीं है, तो बताया गया समस्या है। भिक्षावृत्ति में लोग स्वेच्छा दान दे रहे हैं, स्वेच्छा से नहीं, कभी कभी आँख दिखाकर भी लोग ले लेते हैं, या इसमें लिखा हुआ है। अब भिक्षावृत्ति देश की समस्या को हल करती है और गरीबी, अपंगों, बेरोजगार के जीवन इसी से चल रहा है। हाँ, जीवन चला रहे हैं लोग, ऐसा है, लेकिन समस्या को हल करती है ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो इसको देखेंगे तो पॉजिटिव आंसर हमारा ऑप्शन ए जाता है। अगला पूछा है कि विभिन्न स्तरों पर लोग भीख देने के लिए बाध्य क्यों हो जाते हैं? तो यहाँ पे हमारा जो ये वाली लाइन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों जो है करुणा जगे, दाता के मन में करुणा जगे और बाध्य हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपंगता, कुरूपता, सशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। 40 नंबर है, भीख न देना देकर भी दूसरों की मदद कैसे हो सकती है? तो ये लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि फीस जमा करके, पुस्तक सामग्री देकर, शिक्षा स्वास्थ्य दिलाकर और सरकारी योजनाओं का मदद दिलाकर, लेकिन पैसे देने की बात कहीं नहीं की गई है। पैसे देने से मना भी किया गया है। तो ऑप्शन डी इसमें पूछा था, विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे हमारा जो है डेटा है, डीआई का क्वेश्चन है, जिसमें हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले अब जो लाइनें हैं उनको देख लेंगे कि कौन कौन सी लाइनें कौन सी हैं। ऐसे लिखने से हमें आसान हो जाता है लाइनों को पहचानना। उसके बाद यहाँ पे पूछा है 41 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45/59। 42 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 190/325। 43 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80.51। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 129.03। और 45 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1650। अगला देखिए 46 से 50, ये भी एक तरह का डीआई है, इसमें भी डाटा निकालना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें 46 का आंसर हो जाएगा 6.67 सेकेंड, और 47 का आंसर हो जाएगा 8 मिनट, 48 का आंसर हो जाएगा 7.9, और 49 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1.67। 50 का आंसर हो जाएगा 11.11/14। और यहाँ देखेंगे तालिका चार्ट 51 से 55 तक एक तालिका चार्ट है, टेबल 1 और टेबल 2। यहाँ पे 51 का आंसर हो जाएगा 1680, और 52 का 2022 के इसका 52 नंबर का आंसर हो जाएगा 1568। 53 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। और यहाँ से फिर हम देखेंगे ये भी जो है
मैथ का ही सवाल है जो कि डाटा पे है। तो इसका आंसर देखेंगे तो 56 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 89.64 और इसका आंसर हो जाएगा 578। 58 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 65 लीटर। 59 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3:17। 60 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और आंसर भी है। 61 से हमारा यहाँ पे जनरल स्टडीज शुरू हो गया है। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि ने 2 नदियों के बीच संवाद किया था, नदी कौन सी थी? तो नदी थी ब्यास और सतलुज। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य के प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों ने एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी की उत्तराधिकारी को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो ये राज्य था पुणे, यानी कि पूना। 63 नंबर क्वेश्चन है, जिन के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति जो है महावीर स्वामी कहलाते हैं और जिन का क्या अर्थ है? तो जिन का अर्थ है विजेता। 64 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, निम्न में कौन सा केंद्र नहीं है? तो इंद्रप्रस्थ इसका केंद्र नहीं है। बाकी स्वर्णगिरी जो कि उड़ीसा साइड में है, तक्षशिला जो कि आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, और उज्जैनी जो कि मध्य प्रदेश में है। 65 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार सवाई राजा जयसिंह को दी गई 1722 में कहाँ का दिया गया था? मालवा का दिया गया था। डी नंबर आंसर है। 66 नंबर है, लिखित में से किसके सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया गया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इन पर काम किया जाए? तो ये जो कहा गया था अब्दुल निस्तार ने कहा था। 67 नंबर क्वेश्चन है, चित्तरंजन जन्म मोतीलाल नेहरू ने राजनीतिक दल का गठन किया था, तो कौन सा था? स्वराज पार्टी। 68 नंबर क्वेश्चन है कि सिरोही कुमुदिनी या लिली भारत के निचले किस राज्य में पाई जाती है? तो ये मणिपुर में एकमात्र स्थली है। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने नेताओं के खिलाफ सहयोग किया, तो ये कलकत्ता का अधिवेशन था। और 7 नंबर क्वेश्चन है कि खुदाई खेतों का संस्थापक थे जो बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था, ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। 71 नंबर क्वेश्चन है कि 1913 में गदर पार्टी का मुख्यालय का था? सैन फ्रांसिस्को जो कि USA में है, वहाँ था। 72 नंबर क्वेश्चन है कि बंदेल चर्च भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में? तो ये पश्चिम बंगाल में था। उड़िया पठार कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। शीत ऋतु में तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है, उसका कारण क्या है? तो लौटता हुआ मानसून उसका कारण है, उत्तर पूर्वी मानसून। और राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार के ग्रेनाइट पाए जाते हैं? तो ये गुलाबी पाए जाते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, FRP कौन मंजूरी देता है? तो CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ये देती है इसका मंजूरी। रिकमेंडेशन कौन देता है? तो ये CACP देता है रिकमेंडेशन। राइट टू वर्क किस अधिनियम में कहा गया है? काम करने का अधिकार की गारंटी देना। ये ऑप्शन डी है, मनरेगा। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो ये बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है कितने दिन तक मंत्री रूप में रह सकता है? तो 6 माह के लिए रह सकता है। इरडा का मुख्यालय कहाँ है? तो इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में है। और डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है, यानी जहाँ पैसे नहीं जमा हो सकते, तो ये नाबार्ड है। अगला है कि 1947 में पारित जो किया गया था 1935 जो स्वतंत्रता अधिनियम था, तो 1935 के प्रावधानों के तहत इसको चलाया गया था 2 साल तक, जब तक कि संविधान लागू नहीं हो गया था। तो ये धारा 100 थी। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अंडमान निकोबार क्षेत्र का क्षेत्राधिकार कहाँ है? तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय है।
और 73वां 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया, तो ये 1992 दिसंबर माह में पारित किया गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू का जो समिति का अधिनियम या विधेयक कह लीजिए था, वो प्रस्तावित किया गया था, उसका नाम क्या था, तो ये था अधिकारों का बिल ऑफ राइट्स। 86 नंबर क्वेश्चन, लेकिन मुझे कौन सा आंतरिक सौरमंडल में एकमात्र बौना ग्रह है, तो ये है प्लूटो। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, षड्यंत्र किससे संबंधित है, ये कथन कौन सा सही है, तो यह एक हड्डीदार बक्सा है, नहीं, यह उपाधियों का अंग है, नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें स्वररज्जु होते हैं, ये सही है, षड्यंत्र में स्वररज्जु होते हैं, ये सही है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 88 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है, तो ये सोल कोलाइड है। निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है, तो जमा देता है, ये किस जमा देता है, ये मेथनोइक एसिड है जो जमा देता है। यहाँ से दो क्वेश्चन मैथ का है, जिसका आंसर है, ये 90 नंबर क्वेश्चन का वर्गमूल बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 0.34, और 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 10 है। बिछुआ का जो पत्तियों को चुभने वाली बालें होती हैं, उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो ये होता है मेथनोइक अम्ल। और ये भी जो है मैथ का ही है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड का 93 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 6.75 ऑप्शन डी। और यहाँ पे अवरोही क्रम पूछा यानी घटता हुआ क्रम, तो सबसे ज़्यादा वाला वो पहले हो जाएगा, सबसे कम वाला बाद में हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसमें 95 नंबर क्वेश्चन में जो मंथली इनकम पूछी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32,000। 96 नंबर क्वेश्चन है, में से विकल्प का शुद्ध कथन बताइए, तो आप भी आओ, जब भी आप आओ मुझे मिलो, ऐसा होगा। और रमा ने अपने भाई को पुस्तक पढ़ने को कहा, ये सही है। महादेवी छायावादी कवयित्री हैं, तो जो त्री में मात्रा है वो बड़ी रहेगा। और आपका दर्शन पाकर मैं धन हो गया, धन यहाँ गलत लिखा हुआ है। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है, तो कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। किस विकल्प का जोड़ा विलोम है, सॉरी, क्योंकि मुझे किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है, तो विलोम होगा और जो सही नहीं होगा वही बताना है। तो झिकड़ना का पुचकारना और चक का अक्सर गाफिल का खबरदार, तो ये हो जाएगा डामाडोल का अस्थिर। डामाडोल अस्थिर दोनों एक ही है, तो पर्यायवाची में आते हैं। होर हार बीरवन के हो चिकने पात, तो ये होता है होनहार व्यक्तियों की प्रतिमा बचपन में दिखाई दे जाती है। और देखने में किस विकल्प पे सही शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग सही शब्द है संचार, पालन और ग्रीवा, ये जो है 100 नंबर का बी हो जाएगा। तो वीडियो ये ख़त्म होता है। ऐसे ही सेकंड वीडियो थर्ड और फोर्थ, ये 3 वीडियो और आएंगे जो कि सेकंड शिफ्ट के लिए और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के लिए रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और ये आपके अगले साल होने वाले पेपर के लिए मदद करेगा। और उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को। पेपर वाकई बहुत हार्ड था, इसमें जिसने माइनस मार्किंग को देखते हुए बचा के किया होगा, वो भी 50-60 नंबर ला दे तो इनफ है, 60 नंबर इनफ होगा इसमें। बाकी माइनस मार्किंग था ही, जिसने ज़्यादा टच किया होगा उसका ज़्यादा गलत होगा, तो उसके नंबर और गिरेंगे। लेकिन जिसने जो है माइनस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए जो आता है सिर्फ उसी को किया होगा, तो भी इसमें कम से कम 55 क्वेश्चन वो करने की हालत में होगा, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो। चलिए, आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।